हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज योर सेकंड लेक्चर्स इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स में बहुत सारे पॉइंट्स को समझा था, किस तरह से हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एमरफस सब्सटेंस से डिफरेंशिएट किए थे। एट मीन्स हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान में रखना। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाई एमरफस सॉलिड्स आर कंसिडर्ड टू बी ए सुपर कूल लिक्विड्स और सूडो सॉलिड। लास्ट में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एमरफस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड और सूडो सॉलिड भी कह सकते हैं। सवाल यह है कि हम इसे सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप लिक्विड को देखते हो तो लिक्विड में क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट उनमें एक मूवमेंट प्रॉपर्टीज होता है, वो आसानी से मूव कर सकता है अपने सिस्टम के अंदर। तो उस कंडीशंस में क्या ये पॉसिबल है कि एक सॉलिड जो कि एक अमरफस सॉलिड्स है, क्या उसमें मूवमेंट पॉसिबल है? अगर इस तरह का मूवमेंट पॉसिबल होगा, ओनली देन यू कैन कॉल इट व्हाट, इसे आप कह सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड। तो देखो यहाँ पर इसके बेसिस पर ये देखा गया कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है जिसमें ग्लास पेंस यूज किया जाता है विंडोज में या फिर डोर्स में, एक तरह ग्लास पेंस यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स जब उसे मैन्युफैक्चर किया जाता होगा तो उसका जो थिकनेस होगा टॉप से लेकर बॉटम तक वो तो एक जैसा होगा, लेकिन ओल्ड बिल्डिंग के केस में क्या देखा गया कि जो बॉटम वाला जो पार्ट है उसका थिकनेस वो ज़्यादा है, जबकि मिडिल वाला पार्ट में जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है। ऑफ कोर्स किसी साइंटिस्ट के पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो 50 साल 60 साल बैठकर वो ऑब्जर्व करे। जस्ट ये ऑब्जर्व यहाँ पर क्या किया गया, ओल्ड बिल्डिंग्स के केस में देखा गया है कि इस तरह का रिजल्ट विंडोज पेन्स के साथ मिल रहा है। अब इसी के बेसिस पर ये समझ लिया गया कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो कि कोई विंडो पेन्स है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, वो नीचे मूव कर रहा होगा। क्योंकि ये मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है, इसे इसीलिए प्रैक्टिकली तो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और ये मुझे ऑब्जर्व हो जा रहा है, बट इस स्लो प्रोसेस को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ थिकनेस क्या मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था बॉटम पार्ट में। तो इसीलिए मान लिया गया कि भाई अगर ग्लास जैसे सब्सटेंस अगर इसमें मूवमेंट हो रहा था, बट तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये ट्रू सॉलिड तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये ट्रू सॉलिड नहीं होगा, तो यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में क्या नाम रखा गया, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है लैंग्वेज में, आप इसे यूज कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया गया है। यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि एक्चुअल में जो एमरफस सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, जिसमें कुछ सॉलिड का भी प्रॉपर्टीज है और कुछ यहाँ पर लिक्विड का भी प्रॉपर्टीज है। और इसमें ओल्ड बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ग्लास जैसे सब्सटेंस का वो क्या होता है, उसके बॉटम में वहाँ थिकनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बॉटम की ओर मूव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको तुरंत ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो एक क्यूबिकल सिस्टम है। क्यूबिकल सिस्टम अगर आप क्लास 12th में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ये टॉपिक उठाते हो तो इस चैप्टर को अगर आप देखोगे हर जगह क्यूबिकल सिस्टम का बना हुआ डायग्राम आपको मिलेगा। तो क्यूबिकल सिस्टम जितना आप आसान समझते हो उतना आसान भी नहीं है, इसका हर एक प्रॉपर्टीज आपको समझना है। पूरा ये चैप्टर क्या इमेजिनेशन बेस्ड है, आपका इमेजिनेशन जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसको आप इमेजिनेशन के थ्रू समझ सकते हो। देखो फिलहाल यहाँ पर आपको दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारा एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूबिकल सिस्टम में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है, ऑफ कोर्स क्यूबिकल सिस्टम को आप इस डायग्राम से यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हो, जो आप फेमिलियर हो। दिस इज द लूडो डिस्क, ऑल राइट। और आपको पता है कि इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, दैट इज 8। और आप यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी डी, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया, एच तक रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पर 8 है। सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है, दैट इज नंबर ऑफ कॉर्नर्स विच इज इक्वल टू 8। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ एज, ऑफ कोर्स 12।
यहाँ पर नंबर ऑफ एज क्या होगा 12। ये कैसे पता चलेगा, ए बी देख लेंगे, बी डी देख लेंगे, डी सी देख लेंगे, सी ए देख लेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ साइड से भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ फेस, फेस दैट मीन्स जिस रूम में आप बैठे हो उसके आप सारे वॉल्स को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फेस कितना है। ऑफ कोर्स लेफ्ट में आप देखोगे, राइट में देखोगे, बैक साइड देखोगे एंड फ्रंट साइड देखोगे। टॉप में देखना एंड जो सरफेस में आप खड़े हो या बैठे हुए हो उसे आप देख लो। तो नंबर ऑफ फेसेस कितना होता है क्यूबिकल सिस्टम में, 6 होता है। और ये क्लियरली इधर भी विजिबल है, आप देख सकते हो। अब रूम को ही ऑब्जर्व कर लो ना, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फेस किधर है, ठीक है। जहां पर फैन लगा हुआ है वो क्या है, ऊपर एक फेस, बॉटम में जहां आप खड़े हो दैट इज या फिर बैठे हुए हो वहां पर क्या होगा, वो एक फेस, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में और बैक में। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ फेस कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर दिस इज द फेस, मैं इस फेस का बात कर रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ फेस डायगोनल, तो देखो अगर एक फेस अगर आप उठाते हो, एक सिंगल फेस उठा रहे हो, तो एक फेस में कितना डायगोनल पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। सो इसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर अगर 6 फेस है, टोटल नंबर ऑफ कितना है, 6 फेस है और एक में 2 पॉसिबल है, तो आपको 12 क्या होगा, फेस डायगोनल होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी समझा रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ फेस इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए क्या नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितना होगा, दैट इज 4। बॉडी डायगोनल दैट मीन्स जो बॉडी के पास यहाँ पर पास करे। आप देखो ना कि एक बॉडी डायगोनल जब पास करता है तो यहाँ पर 2 कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑफ कोर्स जब 2 कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कॉर्नर कितना है, वो तो 8 है। तो अगर मैं 8 को क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे भी मैं यहाँ पर दिखा रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इस डायग्राम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस जगह में देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 यहाँ पर क्या है, बॉडी डायगोनल पॉसिबल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्या कि नंबर ऑफ फेस सेंटर, फेस सेंटर दैट मीन जैसे एक फेस है और उस सेंटर में क्या लगा होता है, उस सेंटर में लगा होता है फैन, टॉप का मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर। इस सेंटर को क्या कहेंगे, फेस सेंटर कहेंगे, जो कि काफी सिंपली है समझना। यहाँ पर देखो जितना फेस होगा उतना सेंटर होगा, तो उसके बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 6 है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर हम उस पॉइंट को कहेंगे जहां से कॉर्नर का, सभी कॉर्नर का जो डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी सेंटर। जो पूरी बॉडी का सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। ऑफ कोर्स एक सिंगल क्यूबिकल सिस्टम में एक ही बॉडी सेंटर क्या है, पॉसिबल है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर दैट इज व्हाट, 1। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ एज सेंटर, तो नंबर ऑफ एज सेंटर जो होगा दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लो। सो नंबर ऑफ एजेस काउंट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 12 एज है। और हर एक का सेंटर आप मेंशन करोगे, जब आप हर एक का सेंटर मेंशन करोगे तो ऑफकोर्स 12 एज है, तो यहाँ पर 12 साइड्स के यहाँ पर सेंटर भी मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो नंबर ऑफ एज सेंटर दैट इज व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको लगता होगा ये तो काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो ये आपको बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि सीखना जरूरी है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में कहते क्या है, किसे कहते हैं, देखो मान लो कि आप सॉलिड्स को जिस तरह से डिफाइन किए हो कि वो क्लोजली पैक्ड होता है, और वहां पर अगर आप देखना चाहो कि किसी एटम के सराउंडिंग में कितना एटम है, नियरेस्ट एटम कितना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जितना ज्यादा नियरेस्ट एटम होगा उस सॉलिड्स का स्टेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग ही होगा।
तो यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया गया है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? सो कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम्स। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि मानकर चलो मेरे पास क्या इस तरह का सिस्टम है, और इस तरह के सिस्टम में यहाँ पर अगर मैं एक एटम को मार्क करूं, इसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूं, तो इस एटम के रेस्पेक्ट में इसे कितने एटम टच कर रहे हैं, डायरेक्टली जो टच करे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से एटम टच कर रहे हैं इसे डायरेक्टली, एक तो यहाँ पर ये एटम हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। जो नियरेस्ट नेबरिंग है इसे आप कभी काउंट मत कर लेना, क्योंकि ये सेंट्रल एटम से क्या है, काफी दूर है। तो जो डायरेक्टली सेंट्रल एटम को टच करे दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो मैंने इसके रेस्पेक्ट में भी समझा रखा है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कलर के बॉल सारे अरेंज है। यहाँ पर देखो अगर मैं एक सेंट्रल एटम ले रहा हूँ दैट इज द गोल्डन कलर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। क्यों भाई, क्योंकि इसको डायरेक्ट टच करने वाला ये 4 ही एटम है, बाकी सारे एटम क्या है, इससे दूर है। तो मैंने यहाँ पर 2D के रेस्पेक्ट में समझाया हूँ, यहाँ पर जो भी मैं समझा रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में है बच्चे, वो 2D के रेस्पेक्ट में है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 2D के रेस्पेक्ट में समझना ज्यादा आसान होता है, बाद में हम लोग 3D के रेस्पेक्ट में भी समझेंगे, बट स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट है तो 2D के रेस्पेक्ट में मैं समझा रखा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मैं इसी तरह से बात करूं तो इसका एक और डेफिनेशन मैं बता रखा हूं, दैट इज द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स दैट टच एनी गिवन स्फीयर्स इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये डेफिनेशन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टचिंग वाला जो टर्म जो यूज किया गया है ना, ये ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इनमें देखूं तो इनमें सिंपली जो अरेंजमेंट है, वो सिंगल लाइन का जो आप अरेंजमेंट देख रहे हो, जो स्टैकिंग देख रहे हो, वो क्या है, वो ए टाइप का है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है 2D फॉर्म में वो ए टाइप का है, मतलब जो यहाँ पर पीरियड में एटम सजा हुआ है एग्जैक्टली सेम टाइप का पीरियड नीचे है, ये इससे अलग नहीं है, सेम टाइप का पीरियड, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। जबकि अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर वैसे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, नेक्स्ट आइटम जो होगा वो यहाँ आएगा, इस जगह में आएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर जैसे अब ए बी अरेंजमेंट में आते हो 2D फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ये इंक्रीज कर गया, दैट इज 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 6। सो देखो अरेंजमेंट चेंज हुआ, 2D फॉर्म में ही कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस यहाँ पर आप देखो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में 6 एटम ऐसा है जो इसको डायरेक्टली क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही एटम है, 4 एटम है जो इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, जो कि आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मानकर चलो कि आपको एक 1 डायमेंशनल सिस्टम दिया हुआ है, अब 1 डायमेंशनल सिस्टम में पूछ दिया गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप सेंट्रल एटम को मान लो कि सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है कि इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा कि सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में निकालना है या कॉर्नर मोस्ट एटम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में निकालूं और इस तरह का लिनियर सिस्टम है हमारे पास जहाँ पर एटम क्या है, इस तरह से पीरियड में 1 to 1 इस तरह से सजा हुआ है। ऑलराइट, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 2 ही लिख कर आना है। लेकिन अगर स्पेशली वहां पर मेंशन कर दिया गया कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 1 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम्स, कॉर्नर मोस्ट दे दे या आउटर मोस्ट एटम के रेस्पेक्ट में दे दे या आयंस के रेस्पेक्ट में दे दे, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर फिर क्या होगा बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, क्योंकि कॉर्नर मोस्ट एटम क्या होगा, वो तो एक ही को टच करेगा। जबकि अगर हम बात करेंगे सेंट्रल एटम 1 डायमेंशनल सिस्टम में, तो वो 2 एटम को टच करेगा, तो इस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करेंगे, इसी पर बेस्ड है एक 3D
एग्जाम्पल है, 3 डायमेंशनल से रिलेटेड एग्जाम्पल है टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है किसी आयनिक सॉलिड का। डायरेक्टली फॉर्मूला यूनिट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होता है, उस पर मैं समझा दूंगा। बट अभी यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि सोडियम प्लस के चारों ओर 6 क्लोरीन एटम्स इस तरह से अरेंज होता है, जबकि अगर हम देखेंगे क्या क्लोराइड माइनस के रेस्पेक्ट में, तो क्लोराइड माइनस के रेस्पेक्ट में भी 6 सोडियम प्लस अरेंज होता है, जो इसको डायरेक्टली क्या कर रहा होगा, उसके नियरेस्ट होगा और इसे डायरेक्टली टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl विद रेस्पेक्ट टू Na प्लस एंड Cl माइनस दैट विल बी 6:6। सो इसके रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6:6 हो गया। और ये आपके लिए क्या है, एक तरह का 3D डायमेंशंस का है एग्जाम्पल, कैलकुलेट करने के लिए मैं सिखाऊंगा, वो आगे का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे पास वॉइड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप किसी सॉलिड्स को आप कितना भी क्लोजली स्पेस में उसे पैक कर लो, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि इसमें जो एटम लिया जाता है या फिर आयंस लिया जाता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो स्फेरिकल शेप में लिया गया है। ऑलराइट, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही डिफाइन किया गया है कि एटम को किस तरह से कंसिडर करना है, एक स्फेरिकल शेप में लेना है। ओके, सो अगर मैं किसी स्फीयर को कितना भी क्लोजली स्पेस में पैक्ड कर दूं, इसमें हमें क्या मिलेगा, कुछ एम्प्टी स्पेस मिलेगा, और इसी एम्प्टी स्पेस को क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं वॉइड्स, जो खाली जगह रह जाता है। मान लो कि आपके पास क्या है, नॉर्मल कुछ स्फेरिकल बॉल्स है, उसे आपने क्या किया, प्लेट्स में आपने क्या किया, सजा लिया। अब उसको कितना भी क्लोजली पैक करोगे कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ रह जाएगा, चाहे आप इस तरह से पैक कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, AB पैटर्न में पैक कर रहे हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, कुछ स्पेस ये खाली रह जाएगा, जो कि वो बॉल उसे उस स्पेस को मतलब फिल नहीं कर सकता। वो स्पेस हमेशा क्या रहेगा, आपको वो वैकेंट देखने को मिलेगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। So when spheres or atoms are closely packed to each other with respect to each other, even though आपको क्या देखने को मिलेगा, some space are left and that space is called as voids। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, voids कहते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि voids के टाइप्स कितने होते हैं, what is the types of voids। So there are 2 types of voids। ऑफ कोर्स हम लोग के लिए मेन जो होता है वो 3D टाइप ही होता है, क्योंकि नेचर में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी सॉलिड है, वो 3D फॉर्म में है। बट 2D से ही हम लोग 3D तक जाते हैं। 2D अच्छे से समझ लिए ना, तो मान लो कि आप 3D भी समझ जाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो 2D टाइप में जब हम लोग बात करते हैं ट्रेंगुलर वॉइड, तो ट्रेंगुलर वॉइड में यहाँ पर देखो ट्रेंगुलर वॉइड बनेगा कैसे, 3 एटम्स अगर इस तरह से अरेंजमेंट है, उनका अगर अरेंजमेंट इस तरह से है जिसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 एंड 3, दे आर फॉर्मिंग ए वॉइड, जिसका शेप आपको देखने को मिलेगा क्या, एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि ये 3 एटम से मिलकर बना है और इस वॉइड को ये टच भी कर रहा है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, या 3 एटम से ही बना है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो अगर मैं किसी एटम को इस सेंटर में पास कर, यहाँ पर प्लेस कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर उस एटम का या फिर आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का होगा जो इस वॉइड में प्रेजेंट है। सो ध्यान में रखना, वट एवर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कंसिडर फॉर द एटम विच इज प्लेस्ड एट दिस सेंटर। जो भी एटम इस सेंटर में मौजूद होगा उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। इसको आप लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हो। आप यहाँ पर इस जगह में एटम दिखा दिए, ये तो हमारा बॉल रिप्रेजेंटेशन है। आप लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हो कि सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर वॉइड मिलेगा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3 है। सो यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड के बाद का स्टेप है। अगर मैं इसी ट्रायंगुलर वॉइड में क्या करूं, जस्ट इसके टॉप में एक एटम रख दूं, तो क्या वो स्पेस फिल कर जाएगा, नहीं। सेम साइज का एटम रखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग साइज का एटम रखना है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर एक और एटम में प्लेस कर दूं, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा, वॉइड बना हुआ रहेगा। दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और व्हाट इज द शेप ऑफ दैट टेट्राहेड्रल वॉइड, जिस तरह से आपने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, बस उसी तरह का यहाँ पर शेप होगा। यहाँ पर मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रायंगुलर वॉइड है इस तरह से, और इसके ऊपर में यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसे प्लेस कर दिया हूँ। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन रिप्रेजेंटेशन पर मैं बात कर रहा हूँ, और एक एटम यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा, यहाँ से मिलाऊंगा और यहाँ से मिलाऊंगा। बीच में जो स्पेस रह जाएगा दैट इज, इसी को हम क्या कहेंगे, टीडी वॉइड कहेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, टीडी वॉइड। एंड ऑफ कोर्स व्हाट एवर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड, दैट सेम कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी कंसिडर फॉर दैट एटम जो इसमें मौजूद रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा क्या, यहाँ पर ये 4 एटम से मिलकर बन रहा है, तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका 4 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये भी हमारा क्या, एक तरह का 2D वॉइड है, क्योंकि एटम यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस में सजा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एटम इस तरह से अरेंज है, अगर इस तरह से अरेंज है, तो आप देख सकते हो कि जो वॉइड का शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो एक तरह से स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में बन रहा है। सो इसीलिए हम इस वॉइड को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस वॉइड इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखने को मिला, 4। और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर वॉइड में भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बट एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2D फॉर्म में है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, वो 3D फॉर्म में होता है। क्योंकि एटम एक्स और वाई में तो होता है, लेकिन जेड एक्सिस ऊपर से भी एक एटम आ रहा होता है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक तरह का 3D वॉइड है, जबकि स्क्वायर प्लेनर वॉइड ये एक तरह का 2D वॉइड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ध्यान में रखना, जिस तरह से ट्रायंगुलर वॉइड से क्या बना था, टेट्राहेड्रल वॉइड बना था, उसी तरह से स्क्वायर प्लेनर वॉइड से क्या बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है। तो देखो यहाँ पर एक तो बोला जाता है क्या कि 2 ट्रायंगुलर वॉइड को अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस कर दो। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप इसको इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसी टाइप के एटम्स को मैं प्लेस कर दिया। उसके बावजूद भी सेंटर में क्या रहेगा, एक स्पेस रह जाएगा। दैट वॉइड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो डिफरेंट कलर देखकर कंफ्यूज मत करना कि ये अलग अलग एटम्स है, नहीं, डिफरेंट कलर इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि आपको पता चल सके कि किस तरह से एटम अरेंज होता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बट मैं एक लाइन बार बार यूज कर रहा हूँ कि इसी से ये बना है, और आप कंफ्यूज हो रहे होगे, भाई ये तो स्क्वायर प्लेनर ये है, वॉइड दिख रहा है, जबकि यहाँ पर तो ये ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है। तो ये एक दूसरे से कैसे बन सकता है, मतलब स्क्वायर प्लेनर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटम किस तरह से अरेंज है, मैं कलर सेम यूज करता हूँ। यहाँ पर एटम आपको कैसा दिख रहा है, जो ग्रीन कलर है वो कुछ इस तरह से है, जबकि जो रेड कलर में है वो आपको कैसा दिख रहा है, वो इस डायरेक्शन में अरेंज है। और यहाँ पर एटम यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस जगह में एटम यहाँ दिख रहा है, और सेंटर में जो स्पेस रह जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। ये इसका क्या हो गया, ये इसका लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, जस्ट देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। यहाँ पर आप देखो, इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई एलिमेंट अगर यहाँ मौजूद होगा उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, और इसे आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हो। मैं इसको एनिमेशन के थ्रू समझाया हूँ, इसको आप बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर, इस पर हम लोग बाद में आएंगे, इस स्ट्रक्चर पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले ये चीज समझो कि स्क्वायर प्लेनर से कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर देखो, ये 4 एटम, 1 यहाँ 2 3 4 5, ये जो 4 एटम आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर 2 एटम है, राइट में 2 एटम है, ये स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इधर बना दे रहा हूँ क्लियर स्ट्रक्चर। यहाँ पर एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, और यहाँ एटम है, ये इस तरह से अरेंज है। एक टॉप में एटम है यहाँ पर, और एक क्या है यहाँ पर, बॉटम में एटम है। और इसे करना क्या है, इसे अब टॉप से इसे मिला दो।
अगर आप इसको टॉप से इस तरह से मिलाओगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है, कितना ट्रेंगुलर फेस बन रहा है। ऑफ कोर्स टॉप का एटम जब इस चारों कॉर्नर से मिलाता हूं तो यहाँ पर देखो 4 ट्रेंगुलर फेस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर बॉटम वाले के साथ चारों कॉर्नर को मिला दूं तो आपको क्या मिलेगा, 4, नीचे भी मिलेगा ट्रेंगुलर फेस। और इस वजह से यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, एक यहाँ पर खाली स्पेस रह जाएगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगा। और इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि 4 ट्रेंगुलर फेस टॉप में बना और 4 ट्रेंगुलर फेस कहाँ बना, बॉटम में बना। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर हेक्सागोनल वॉइड मत बोल देना अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 ट्रेंगुलर फेस कहाँ बन रहा है, टॉप में बन रहा है, और 4 ट्रेंगुलर फेस कहाँ पर बन रहा है, बॉटम में बन रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब ये समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, क्या ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के इक्वल है, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्वल है? यस, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। देखो अगर आप सामने से देखोगे कोई यहाँ पर जैसे मंदिर आप जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में बना होता है और टॉप में होता है। उसको अगर सामने से देखोगे तो वो उस तरह से दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी हाइट में जाकर, किसी पेड़ में चढ़कर या हेलीकॉप्टर से अगर उस मंदिर को देखोगे तो उसका शेप आपको देखने में क्या लगेगा, अलग सा दिखेगा। ऊपर से ही क्या दिखेगा, वो ट्रायंगल फॉर्म में दिखेगा। बस यही चीज है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखो 2 ट्रायंगल आपको बनता हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल है, एक यहाँ पर अपोजिट ट्रायंगल, एक इस डायरेक्शन में ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, टॉप में जाकर देख रहे हो, तो 2 अपोजिट ट्रायंगल मिल रहा है। एक यहाँ पर क्या है, रेड कलर का, और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन कलर का। तो इससे क्लियर हो रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप इसको इस तरह से नहीं मिलाते हो, अगर आप इसको ऊपर से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आप मानकर चलो आप यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, यहाँ कनेक्ट करोगे, यहाँ कनेक्ट करोगे, यहाँ कनेक्ट करोगे, तो उसी तरह से 4 ट्रायंगुलर फेस बनेगा टॉप में और 4 ट्रायंगुलर फेस बनेगा कहाँ, बॉटम में। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने में सिर्फ ध्यान देना है कि ये किस तरह से ये 2 अपोजिट ट्रायंगल को फॉर्म कर सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहता है कि किस तरह से हम इसको समझे, जबकि बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सो आप इसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। लास्ट वन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज क्यूबिकल वॉइड, और ये भी काफी आसान है, इसमें कोई इसमें टफनेस नहीं है। क्यूबिकल वॉइड को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एटम क्या होगा, सभी कॉर्नर में मौजूद है, और जब 2 स्क्वायर प्लेनर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर स्टैक करता है, मतलब मौजूद रहता है, तो उससे क्या बनेगा, क्यूबिकल वॉइड बनेगा। यहाँ एटम है, इस तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटम मौजूद है, और सेंटर जो खाली स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जो वैकेंट स्पेस देखने को मिलेगा, उसी को क्या कहते हैं, क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं। और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 8। वो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। सो स्टैकिंग ऑफ 2 स्क्वायर प्लेनर वॉइड, एग्जैक्टली अगर आप स्टैकिंग करते हो 2 स्क्वायर प्लेनर वॉइड का, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्यूबिकल वॉइड देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बॉल रिप्रेजेंटेशन अगर आप कॉपी में करना चाहते हो तो कॉपी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरह का एक तो स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में इसको सजा लो, दूसरा कलर आप यूज कर लो ताकि आपको पता चले। और यहाँ पर ध्यान में रखना कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम साइज का है, लेकिन मैं इसको एक को छोटा एक को यहाँ लार्ज साइज में बना रहा हूँ। इसका कारण है ताकि मैं यहाँ पर क्या कर सकूँ, यहाँ पर दोनों को देख सकूं, 2D प्लेन में कॉपी में मैं इसे देख सकूं। सो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर इस तरह से इसे आप क्रिएट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज क्यूबिकल वॉइड। जो स्पेस रह गया है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8। तो ये सिंपल सा था। ये भी एक तरह का 3D टाइप का वॉइड है। ये कैसा वॉइड है, 3D टाइप का है। तो 2D टाइप में कितने तरह के वॉइड हमने देखा, 2D टाइप में हमने देखा
यहाँ पर ट्रेंगुलर वॉइड देखा और स्क्वायर प्लेनर वॉइड देखा। जबकि 3D टाइप में हमने क्या देखा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिकल वॉइड। तो ये सभी वॉइड को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे चलेंगे।